ये एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, 1989 में बना। जो सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ ये एक्ट लिख के नहीं देते हैं कि SC/ST एक्ट 1989 ही हमें करना है। वहाँ पर दो टॉपिक, जैसे आज ये करेंगे, इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, उसमें लिखा होता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC and ST, एक टॉपिक है ये मूल विधि में। और ऐसे ही एक होता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो विशेष कानून है उनका ओवरव्यू एक अलग से, और जो SC/ST के लिए विशेष कानून या विशेष नियम, चाहे वो संविधान में हो चाहे संविधान से बाहर हो, और इसलिए वो अलग से दो टॉपिक दिए जाते हैं। तो हम संविधान वाले नियम भी देखेंगे, क्या है SC/ST से रिलेटेड, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या नियम उनके लिए अलग हैं विशेष, ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ चीजें ही बस देखनी है हमें। लिख दिया 1989 का। अब है क्या, देखो इस एक्ट में, इस एक्ट से पहले मैं दो बातें बता रहा हूँ और वो नोट में लिखना है। इस एक्ट से अलग है बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बताऊँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्रेम हुआ तो हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 17 डाला गया, उसमें आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। और लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि एक लाइन लिख दो छुआछूत का अंत, छुआछूत अंत हो गया, खत्म हो गया। तो छुआछूत का अंत ऐसे हुआ थोड़ी ना, क्योंकि संविधान क्या है, डिटेल्ड बातें थोड़ी ना बताता है। संविधान में एक ओवरव्यू दे दिया गया कि भाई छुआछूत नहीं होगा, और वो भी ये बहुत बड़ी घटना भारत में मानी जाती है, अचीवमेंट, कि वो भी संविधान में डाल। संविधान में ये सब चीजें नहीं डाली जाती हैं, कानूनी चीजें वो दंड संहिता में लिखी जाती हैं, IPC, लेकिन उसमें लिखा गया भारत के संविधान में कि छुआछूत एक अपराध होगा, और वो भी मौलिक अधिकारों में लिखा गया। ये बड़ी चीज थी। लेकिन अब उसको लागू कैसे करें, क्या किया जाए उसको लागू करने के लिए? तो एक कानून बनाया गया कुछ ही टाइम के बाद में, संविधान के बाद, उसको बोलते हैं सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकार कानून, 1955 में, 1955 में। उसमें कुछ नियम लिखे गए कि भाई छुआछूत करोगे तो क्या क्या होगा, क्या दिक्कतें होंगी। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा थी उसमें, कि भाई अगर आपने पहली बार किया तो 1 महीना, अधिकतम 6 महीने तक की सजा। कुछ छोटी मोटी बातें थी उसमें, लेकिन वो कानून ऐसा नहीं था जिससे मतलब बड़े पैमाने पे कुछ बदलाव दिखे। फिर धीरे धीरे मांग उठी कि आपको, की सरकारों को कुछ करना चाहिए, कोई बड़े कानून, कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहिए जिससे ये घटनाएं रुकें। तब जाके ये कानून बनाया बहुत बाद में। ठीक है, तो पहले हम वो दो नोट डाल के नाम लिख देते हैं, उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, बट नोट में लिखना है इसीलिए शुरुआत में ही कि आर्टिकल 17 संविधान का, जिसमें आगे लिख देना एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अस्पृश्यता बोलते हैं ना, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल अनुच्छेद 17, 17, आर्टिकल 17 में। और ये हम लोगों को पता है ना, ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, उसमें आता है ये आर्टिकल 17। छुआछूत को का अंत किया गया। और फिर ये काम की चीज है, लिखना इन 1955, 1955 में सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया, सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण, ये सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं उसको, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। और लिख देना जिसमें छुआछूत को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान लिखे गए, पीनल प्रोविजन, जिसमें दंड दिया जाएगा अगर किसी ने किसी के साथ में अस्पृश्यता की, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, दुकानें हो, आपने अगर छुआछूत की तो आपको क्या सजाएं मिलेंगी, वो नियम इसमें लिखे गए। ठीक है, लिख देना नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955। कई बार ईयर पूछा गया कि भारत में सिविल राइट्स एक्ट कब बनाया गया, बस 55। लेकिन मैंने बताया कि ये एक्ट इनफ नहीं था, ये हमें पढ़ना भी नहीं है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हमें देखना है ये वाला जो 1989 में बना,
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, जो अत्याचार निवारण अधिनियम है ये वाला। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उसको बंद कर देना, उसको इसमें मत मान लेना, फिर से बता रहा हूँ मैं, डिब्बे में बंद कर दो, एक दो एक्स्ट्रा बातें हैं बस अलग से। हम लोग कुछ बातें, और जैसे मैंने वैसे भी जितने भी कानून हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, सेक्शंस धाराएं मैं बहुत कम बोलता हूँ कि लिखो, 2-3 धाराएं बस कानून, इससे ज्यादा नहीं है, वरना एक कानून में 50 इतने बड़े कानून होते हैं लॉ, और अगर आप सेक्शंस लिखने लगे तो मूल विधि से बड़ा कोई वही नहीं बनेगा, जाके टॉपिक ही नहीं बनेगा जाके, क्योंकि इतने कानून कम से कम 20-25 लॉ तो पढ़ने ही होते हैं, 20 के अराउंड लॉ तो वही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बस 3-4 सेक्शन हर लॉ में जो बहुत काम वाले होते हैं वो लिखना। इसमें क्या है देखो, इसका ऑब्जेक्टिव पहले लिखा हुआ है कि कैसे अत्याचार रोकना, ये तो लिखना नहीं है। फिर एक सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बताया गया है कि एट्रोसिटीज किसको कहेंगे। एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार क्या होगा, क्योंकि अत्याचार रोकना है ना, SC ST पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, ये कानून का नाम है। अब फिर डेफिनेशन बनाई गई, अत्याचार किसको कहेंगे, किस चीज को अत्याचार मानो आप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि एट्रोसिटीज की परिभाषा किस धारा में, किस सेक्शन में। तो हम बस ऐसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार की परिभाषा। अब उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल डाल देंगे, 2-3 डाल देंगे, जिससे समझ में आ जाए कि अत्याचार किसको माना गया है इस कानून में। डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार की परिभाषा। अब परिभाषा देखो क्या क्या है, सोशल इकोनॉमिक बाइकॉट, अगर किसी समुदाय SC ST समुदाय का अपने सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया, यह अत्याचार माना जाएगा। 2-3 लिख देना है, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित करना, कि भाई हम मंदिर में नहीं आने देंगे, इस जगह नहीं आने देंगे, दुकान में होटल में नहीं आने देंगे क्योंकि आपकी जाति ये है, SC ST हो आप। ठीक है, इंसल्ट, ह्यूमिलेशन, अपमान, जातिवादी दुर्व्यवहार, इवन इवन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, ये भी क्या है, अत्याचार। लिख देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, नेम कॉलिंग जिसको बोलते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, वो भी क्या माना जाएगा, अत्याचार। और ये बहुत खतरनाक कानून है, सबने सुना होगा, SC ST एक्ट ना, बोलते हैं लग गया हरिजन एक्ट, हालत खराब हो जाती है। और उसमें आ, आ, क्योंकि नॉर्मल कानूनों के जो अभी देखेंगे हम लोग, जो रूल्स होते हैं वो नहीं अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया गया। अभी 2015 में तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 2-3 परिभाषाओं में और चीजें जोड़ दी गई कि अगर किसी SC ST लोगों के, सुनना इधर, डंपिंग जोड़ा गया, पता नहीं सरकार को कहां से लगा कि इसको जोड़ा जाए, कि अगर SC ST लोगों के जमीन या घर है, वहां पर अगर कोई कूड़ा उड़ा डाल आता है तो ये भी एट्रोसिटीज, अत्याचार माना जाएगा। ठीक है, तो अत्याचार की परिभाषा बढ़ाती सरकार जाती है कि भाई कौन से अत्याचार किए जा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया अत्याचार। अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, जो इसकी जो विशेष खूबी है इस कानून की, बस ऐसे लिख देना, बिना सेक्शन के लिख देना, इंपॉर्टेंट फीचर्स या विशेष नियम इस कानून के। नंबर 1, अब पहले सुना इधर देखो, ये सबने शायद ये बात सुनी होगी कि भारत में पब्लिक सर्वेंट कोई भी है, सरकारी नौकरी पे जो भी है, उन पे FIR होने से पहले उनकी जो हायर अथॉरिटी, उनकी परमिशन चाहिए, सबकी चाहिए। इवन IAS IPS पे भी, IAS PCS उन पे भी करना है तो हायर अथॉरिटी पे जो सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव, या IAS पे करना है तो कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी परमिशन चाहिए, तब आप उन पे FIR रजिस्टर कर सकते हो। प्रोटेक्शन होता है सभी को, क्योंकि वो लोक सेवक है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर SC ST एक्ट का उल्लंघन करते हैं या वो अत्याचार करते हैं तो किसी भी हायर अथॉरिटी की परमिशन नहीं है। तो इसलिए जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। अगर वो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं तो उन पे भी डायरेक्टली FIR होगी, विदाउट
किसी अप्रूवल की, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। लिखना है पहला एक एक पॉइंट इसमें कि प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, लोक सेवक को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा ये वाला लिखेंगे, वो उल्टा उल्टा सीधा हो गया, हम ऐसे लिखेंगे कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, प्राथमिकी दर्ज जो है तुरंत करी जाएगी एफआईआर। अच्छा, इस पे बड़ा बवाल हुआ था अभी 2018 में भी, लिखते पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। ये लिखना है, तो प्राथमिकी जो होगा वो तात्कालिक, मतलब इमीडिएट दर्ज की जाएगी एफआईआर। हो गया। और देखो, और ऐसे किसी कानूनों में नहीं होता, बट यहाँ पर लिखना है कि विद इन 30 डेज इन्वेस्टिगेशन, जांच की जाएगी, कंपलसरी है, पूरी की जाएगी। लिख देना एफआईआर के आगे ही 30 दिन के अंदर जांच पूरी। इस पे भी बड़ा बवाल हुआ था, पता है, ऑटोमेटिक अरेस्ट होता है। सुनना ये जो बात बता रहा हूं कि वैसे एक और लिख लेते फिर बाकी के बताता हूं। एंटीसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत है वो नहीं दी जाएगी, अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। ये इसी को इसके आगे तीसरा पॉइंट डाल दो कि नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा। अब ये सुनना, इसके बाद एक केस का नाम डाल देते हैं हम लोग, इसके नीचे नोट डाल दो फिर से, ये दो बातों के बाद में केस याद रहे तो बढ़िया, पूछ भी सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत इतना काम का अभी नहीं है क्योंकि बदल चुका है, लेकिन वो फिर भी लिख लेते हैं तो सही रहेगा। 2018 में एक केस, इधर सब लोग, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सुभाष काशीनाथ महाजन केस बोलते थे उसको, बाद में लिखना, पहले सुनो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबने ये दो कानून हैं जिनका जिनका बनना जरूरी भी है, कल भी नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे, और जिनका गलत इस्तेमाल भी होता है। एक है SC/ST एक्ट, एक है डाउरी एक्ट, दहेज कानून, जिसका जिसको जो बहुत जरूरी भी है और उसका इस्तेमाल भी गलत होगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें। अब है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दे दिया, और उसने आदेश ये दिया कि जैसे सभी कानून चलते हैं सामान्य, कि अगर किसी ने एफआईआर की तो आप पहले जांच करो तब आप उसकी एफआईआर करो ना, प्रिलिमिनरी। ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिक अरेस्ट होगा। और भारत के हर कानून में, इवन कैसा भी कानून हो, आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है अगर आपने ये साक्ष्य दिए कि भाई आप सेफ है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये लगता है मजिस्ट्रेट को, जज को ये लगता है कि वो साक्ष्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और सेफ है, कहीं आने जाने की, भागने की संभावना नहीं है, तो एंटीसिपेटरी बेल देता है कि ठीक है आप बाहर ही रहो, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये कानून यही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई SC/ST एक्ट में भी अग्रिम जमानत ले लो, कोई बात नहीं, एफआईआर हो गई, वो आदमी को बाहर रहने दो, जांच करने दो उसको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर होगा, वो अपना जांच करेगा, बाद में उसको उठा लो, क्या दिक्कत है जब गड़बड़ हो। लेकिन 2018 में जैसे ही आदेश आया, बवाल हो गया, सड़कों पे लोग आ गए, तो पॉलिटिकल पार्टीज थी, SC/ST वोट जिनको मिलता है। अब जब इशू हुआ 2019 में, चुनाव होने वाला था, मोदी जी तो फंसे हुए कि भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। पार्लियामेंट ने तुरंत, इस पार्लियामेंट, ये हम लोगों को पता है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर सकता है, हाँ, कानून बना के, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कानून को रद्द कर सकती है। दोनों के पास पावर है। अब देखना होता है कि कब कौन इस्तेमाल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था कि अग्रिम जमानत नहीं होगी, अग्रिम जमानत मिल दे दी जाएगी। लेकिन जब बवाल हुआ तो पार्लियामेंट ने कानून को फिर से उसी तरीके का कर दिया वापस कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी यहाँ पर। तो कानून पहले का पहले रख दिया, कर दिया गया, बट हम केस का नाम डाल देते हैं। लिख दो, सुभाष काशीनाथ महाजन केस 2018, सुभाष काशीनाथ महाजन केस 2018।
लिख देना, जिस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया था, अग्रिम जमानत को, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने यथास्थिति बना दी ना, रिस्टोर कर दिया उस कानून को, जो पहले वाली स्थिति थी वो बना दी। अग्रिम जमानत के एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया था या अलाउ कर दिया था, स्वीकृति दे दी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, यथास्थिति जिसको बोलते हैं, या उस कानून के प्रोविजंस को रिस्टोर कर दिया। इसलिए ये केस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, अगर पूछना टफ बनाना चाहे तो पूछ सकते हैं इस केस को। अच्छा, अगली चीज देखो, हाँ लिख दिया सुमाज महाजन। अब अगली चीज देखो, SC/ST एक्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो डीएसपी रैंक का होगा, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, ये तो फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत जाता है। अगला पॉइंट कि डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेटिंग जांच अधिकारी बनेगा। डीएसपी रैंक का अधिकारी जो होगा वो जांच अधिकारी होगा। रैंक तो सेम होती है। आ, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। अगली चीज देखो, हर जिले में स्पेशल न्यायालय, इधर सब लोग, हर जिले में स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष न्यायालय और विशेष अभियोजन अधिकारी, वकील जो होंगे, जो सरकारी वकील होते हैं, वो नियुक्त किए जाएंगे SC/ST केस को देखने के लिए। लिखना है, प्रत्येक जिले में शीघ्र न्याय के लिए जिले में विशेष न्यायालय और विशेष वकीलों की नियुक्ति, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं ना, अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्येक जिले में। हाँ हाँ, स्पेशल कोर्ट बनते ना, अलग न्यायालय, मतलब कोई अलग बिल्डिंग थोड़ी ना बनानी है, वो जज असाइन कर दिया जाता। हाँ, बस जज को असाइन कर दिया गया कि भाई वो SC/ST केसेस सुन लेगा। ऐसे फैमिली कोर्ट वाले असाइन कर देते ना अलग, MP MLA कोर्ट बना देते हैं। और बस लास्ट ये और लिख देता है कि हर जिले में एक विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, सतर्कता एवं निगरानी समिति जिले में, जो SC/ST एक्ट के क्रियान्वयन और अवेयरनेस पे लोगों को जागरूक करने के लिए काम करेगी, प्रयास करेगी। लिखना सतर्क, बस नाम छोटा सा लिखना, इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है। विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी, सतर्कता और निगरानी समिति जिले में। हो गया। और अब एक बात फिर से नोट डाल के लिख देनी है, आखिरी बात, लास्ट, जो विशेष प्रावधान है इसमें, इस कानून में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं देख रहा था कल क्वेश्चन पूछा गया। और यह है कि इस अधिनियम में अभी तक 2 बार पार्लियामेंट ने संशोधन किया है, 2015 में और 2018 में। हमें दिस जो जो ये लॉ है हमारा SC/ST एक्ट, उसमें 2 बार संशोधन संसद ने किया है। ईयर पूछे जाते हैं, 2015 में और 2018। 15 में तो मैंने अभी बताया था, परिभाषा, अत्याचारों की परिभाषा बढ़ाई गई थी, और 18 में तो करना पड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था उसके खिलाफ, फिर से उसको करना था। बस ईयर लिख देना है, 2015 और 18। और मेन ईयर तो याद ही रखना, 89 में ये लॉ इनेक्ट किया गया, पार्लियामेंट ने बनाया। कहाँ भागे जा रहे हो? इधर बढ़ा लो, अपनी जगह पर रिस्टोर कर लो, अपनी जगह यथास्थिति। हाँ सही है। हाँ चलो, अब हम लोग कुछ सेक्शंस लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन, 3-4 धाराओं के बस नाम नाम लिखने हैं, जैसे लिखते हैं बस लिख दो, इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ SC/ST एक्ट, कभी धाराओं का नाम किसी का पूछ लिया जाए उसके लिए बस। हाँ
हाँ हाँ तो फिर से एक जगह पर लिस्ट बना देंगे ना, क्या दिक्कत है, लिख दो सेक्शन 3 फिर से लिखो, धारा 3 अत्याचार। ये बस 1 2 3 4 लिखनी है, 21 वाली नहीं लिखनी है। धारा 3 में अत्याचार लिख दिया और कुछ नहीं लिखना। सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, विशेष न्यायालय जो अभी लिखा था। सेक्शन 15 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष जो वकील होते हैं उनकी नियुक्ति है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नहीं पढ़ चुके हैं बट फिर से लिखना है नोट डाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। इसमें 99% टाइम मैं बोल सकता हूं अगर सेक्शन पूछी जाए तो जो भी पूछने वाला, जिसको अगर फर्जी खुराफात ही ना करनी हो, परेशान करना हो स्टूडेंट को, तो वो दो ही चीजें हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 18 18 18 है। नो एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का प्रावधान जो है वो SC/ST एक्ट में नहीं। दोनों पे टिक लगा लेना, सेक्शन 3 पे और सेक्शन 18 18 18 है तो 18 इससे अभी 2018 के अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया बस। इतनी बातें जो हैं सिर्फ इस एक्ट के बारे में है, SC/ST एक्ट। SC/ST नहीं बोलने पे, ये SC और ST ये जाति सूचक शब्द नहीं है, लेकिन SC की जगह जो उनकी सब कास्ट है उसको अगर आप नाम लेके बोलोगे वो जाति सूचक शब्द। सारे सब क्या लागू होंगे, जो कानून है वही लागू होगा। सारे कौन सा कानून, यही कानून एक है। हाँ, अगर आप जाति सूचक तरीके से पब्लिकली डिफेम कर रहे हो तो लग जाएगा। भाई वो तो इन्वेस्टिगेशन होता ही है, वो अलग चीज है ना, वो तो जांच वाली बात है। हाँ हाँ, उसी की तो जांच होगी। ये हो गया SC/ST एक्ट। अब आते हैं इससे भी ज्यादा काम वाली चीज, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं विशेष नियम SC/ST को लेकर। हेडिंग डालेंगे। हाँ, ये कानून, इसका नाम बस हो गया, अब लिखेंगे SC और ST से संबंधित संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू SC/STs। चलो शुरू करते हैं हम लोग। कुछ सेक्शंस के बारे में, कुछ धाराओं के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ बातें। इसमें सीक्वेंस थोड़ा बदला हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अ, पहले नंबर 1 पे डालेंगे आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। वो बस लिखने के लिए है, वो तो सबके लिए है, लेकिन अनुच्छेद 14 इतना काम का है। पता है हम लोग जो देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो लिखते भी हैं कि यहाँ पर ये इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, दीपक बताएगा कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। विवेक। हाँ, और 21 ना, 19 और 21 ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो गोल्डन ट्रायंगल है, मतलब स्वर्णिम त्रिभुज, क्योंकि ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से आर्टिकल आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं 14 19 और 21। 14 समानता का, 19 में बहुत सारी फ्रीडम है, बोलने का, घूमने का, आने जाने का, ग्रुप बनाने का, ये सब। 21 जीने का अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और 14 तो पूछो मत, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है 14 में ही, 14 तो उसमें चिपका ही होता है, 14 को नमक मान लो आप, हर जगह लगा होगा। हाँ नहीं, 21 होता है, लेकिन 14 बता रहा हूँ, अन्याय की जड़ है 14। मतलब अन्याय इसलिए होता है क्योंकि 14 को फॉलो नहीं किया जा रहा। 14 समानता की बात करता है, और जब भी कोई इनजस्टिस होता है तो उसमें हमेशा समानता का उल्लंघन है, वरना अन्याय हो ना, ना।
तो इसलिए आर्टिकल 14 बहुत काम का रहता है। ये ऐसे कहीं बना देना 14, 19, 21। 14 में लिखना नहीं था, बट ऐसे ही कुछ याद आ गया तो मैंने बोल दिया कि स्वर्णिम त्रिभुज को पता होना चाहिए। 14 में 14 जो बात करता है आर्टिकल 14, वो क्या क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें बोलता है। 14 के आगे ये बात लिखनी है जल्दी से। 14 के आगे क्या लिखना है? राइट टू इक्वलिटी नहीं डालना है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हिंदी का मतलब है विधि के समक्ष समानता। आधी लाइन ये लिखनी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा एंड फिर लगाना और, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 मैंने अभी बताया कि ये इतना बड़ा राइट है, जब भी कोई इनजस्टिस अन्याय होता है तो ये हमेशा आएगा न्यूज में। ये दो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं। पहली बात देखो क्या लिखी है, विधि के समक्ष समानता, कि कानून सभी को समान नजर से देखेगा, कानून में भेदभाव नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई बताएगा हमने कहां से लिया? पहली लाइन वाला नहीं पता होगा। जब गोल्डन ट्रायंगल तो इंग्लैंड से, कहां से? विधि के समक्ष समानता, कि कानून के सामने सब क्या होंगे? समान रहे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कानून में विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे यही देख लो SC ST एक्ट, विशेष, हाँ वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी रुको कुछ दिन, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इसमें क्या किया गया, आगे लिख देना यूके, इंग्लैंड, कि कानून के सामने सब समान होंगे। यूके इंग्लैंड लिख दो, लिख दिया। सुनो, लेकिन यहां पर काम की बात है दूसरी, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ध्रुव इस लाइन से। जो दूसरी बात लिखी है उसको बोला जाता है, देखो, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसको एक सकारात्मक सिद्धांत या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लिखना है पहले इसको, अमेरिकन कॉन्सेप्ट। जो दूसरी लाइन है, कानून का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है देखो, और इसको समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। देखो इधर सब लोग, कानून का संरक्षण किसको मानोगे आप? देखो पहली जो लाइन है, अगर सिर्फ वही लिखी होती भारत के संविधान में कि कानून के सामने सब समान, तो समान कहने से लोग समान नहीं हो जाते। एक लाइन है, वो बड़ी छोटी लाइन है, उससे सब समझ में आ जाता है कि समानता समान लोगों के बीच देखी जाएगी, इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स। आप असमान लोगों के बीच समानता नहीं देखोगे। जैसे ये करो, मतलब जैसे आप सब लोग बैठे हो, पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं संविधान पढ़ा रहा हूं। अब ये नहीं किया जाएगा कि संविधान का कंपटीशन कर ले, मैं बोलूँ आओ चलो संविधान का कंपटीशन कर ले तुम लोगों से, ये गलत हो जाए। अब अच्छा देखा जाए तो समान है, मैं भी इंसान हूँ, भी इंसान हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर समानता है नहीं। मैं उस चीज को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ऐसा हर चीज में हो सकता है कि अगर मेल और फीमेल आप उनको दोनों को एक साथ नहीं दौड़ा दोगे कि भाई देखें रनिंग में कौन आगे निकलेगा, या जैसे इवन बॉक्सिंग भी की जाती है, रेसलिंग की जाती है, तो वेट कैटेगरी होती है। 80 किलो का पहलवान 80 किलो से ही लड़ेगा, 80 किलो का 40 से नहीं बढ़वा दोगे आप। क्योंकि अगर आपने असमान लोगों के बीच बोल दिया समान है सब, तो ये गलत हो जाएगा। जो असमान नहीं है उसके साथ अन्याय है। इसलिए सरकार क्या करेगी, जो लोग असमान है, इनइक्वल है, उनको समानता के स्तर पर पहले लाएगी। ये दूसरी लाइन का मतलब क्या है समझना, कि जो लोग नीचे रह गए हैं उनको पहले आप संरक्षण दे के ऊपर लाओगे। इसी दूसरी लाइन लिखी है, विधि का समान संरक्षण, और उनको ऊपर लाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाने पड़ेंगे, विशेष छूट देनी पड़ेगी। फॉर्म निकलते हैं, कल आ जाता है कि भाई किसी फीमेल को कोई फीस नहीं देनी, मेल को देनी है। कहीं कहीं में होता SC ST OBC, और SC ST नहीं देंगे, OBC और जनरल वाले दें बस फीस। बहुत फॉर्म ऐसे आते हैं, सब लोग भरते होंगे, पता होगा। वुमेन के लिए मेट्रो का डिब्बा रिजर्व, या ये रिजर्व। तो ये सब कैसे किया जाता है? ये वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाता, कि समानता नहीं है, ये कैसे कर सकती है सरकार।
ये दूसरी लाइन से करती है कि समान संरक्षण को बराबर लाना है हमें। इसीलिए रिजर्वेशन और उसको बोले जाते हैं अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक नियम बनाए जाते हैं। इसलिए रिजर्वेशन सरकार दे सकती है, विशेष नियम किसी भी समुदाय के लिए बना सकती है, लेकिन सरकार को बताना पड़ेगा डेटा देके कि ये समाज पीछे है, ये अभी बराबरी पे नहीं है। इसलिए देखो सुप्रीम कोर्ट कई बार काट देता है, सरकार नियम बनाती प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं देंगे, पहले हमें डेटा लेके आओ, हमारे पास प्रूफ करो कि ये समान पीछा हुआ है। आजकल ओबीसी लोगों के साथ तो खूब हो रहा है, ओबीसी का स्तर लगभग बराबर उसमें आता है, तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में काट देता है कि भाई नहीं आप डेटा दो हमें, सरकार से कहता है नेतागिरी मत करो बस कि आपने दे दिया रिजर्वेशन, आप दिखाओ वो कम्युनिटी पीछे है, तभी आप संरक्षण दे सकते हो। तो दूसरी लाइन पे लिख देना थोड़ी सी बात, विधि का समान संरक्षण, कि जो लोग समान नहीं है या असमान है, समझने के लिए बस, ऐसा नहीं, जो लोग असमान है उनके लिए सकारात्मक नियम या आरक्षण की सुविधाएं देकर उनको समान बना, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको सकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। पूछा बहुत जाता है आर्टिकल 14 में, ये तो नहीं पूछा जाता जो याद करके बैठ जाते हैं कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी किस नियम में है, किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल ये पूछ ले तो भाई सबका सभी के लिए सही है वो। हाँ, अरे एक आध क्वेश्चन हल्के आ जाते हैं बस, दो चार, आज के टाइम पे हल्के क्वेश्चन भूल, मतलब सोच के मत जाओ हल्के से क्वेश्चन पूछेंगे। 14 हो गया। अब देखो फिर जो आर्टिकल अगले आर्टिकल हैं 15, 16, 17, इन तीन आर्टिकल में यही काम किया गया है कि कैसे ये सब किया जाए जो आर्टिकल 14 में लिखा। तो इसलिए कहते हैं आर्टिकल 14 मेन आर्टिकल है, आर्टिकल 14 की मदद करने के लिए आर्टिकल बनाए गए 15, 16, 17। क्या क्या किया गया 15 में, जल्दी जल्दी लिखेंगे हम लोग। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 याद है हम लोग लिखते हैं, दो लाइनें लिखेंगे आर्टिकल 15 में। पहला लिखेंगे ये बोला गया, सबसे पहली लाइन ऐसे लिखी है, देखो सुन लो इधर, कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा भारत में इन 5 आधारों पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, रेस मतलब नस्ल, जाति और लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर। आधार पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल 15 में, कितने आधार बोले गए, इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसमें कास्ट भी देखो एक आता है, इसलिए विशेष नियम माना जाता है। लिखना है आर्टिकल 15 कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, अपनी भाषा में लिख दो ऐसे, बस भेदभाव नहीं होगा, याद रखना है बस ना बात। आर्टिकल 15 एक पिक्चर भी बनी थी, देखी किसी ने मूवी, नहीं देखी, पता ही नहीं चलता कि तो ऐसी कौन देखता है, और बहुत सही मूवी बनाई थी। हाँ, आयुष्मान खुराना उसमें था, कास्ट पॉलिटिक्स उसी पे था, भेदभाव पे। आर्टिकल 15 लिखा, और आगे क्या लिखना है, 5 आधार लिख दो, रिलीजन, धर्म, रेस मतलब नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फिर से आर्टिकल 15 पूछे तो बहुत आसान, लेकिन कभी नहीं पूछते। अब आजकल मुझे तो नहीं दिखता आर्टिकल 14, 15 सीधे ऐसे पूछ लिए जाते हैं। 15 का 4 पूछा जाएगा, 15 का 3 पूछा जाएगा, 15 का 2 पूछा जाएगा, ऐसे पूछे जाते हैं। 15 का 4 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जो है, जो अभी बता रहा था कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट है, मतलब राज्य लिखा जाता है वहां पर, राज्य में सब आ जाती है सरकारी संस्थाएं, राज्य क्या है, SC STs के लिए विशेष नियम बना सकती है 15(4) से। 15 क्लॉज 4, विशेष नियम, विशेष प्रोविजंस फॉर SC एंड ST। तो ये एक आर्टिकल काम का आ गया। अगले आते हैं 16 पे, आते हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। और ये ऐसे लिखा करो जिसे एक में ही लगे, 15 15, 15 के साथ 15(4), अब लिखते 16, 16, इसमें है नहीं 16, सुनना इधर देखो क्या, आर्टिकल 16 में इधर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, सरकारी नौकरी जिसको
लोक नियोजन भी बोलते हैं, हिंदी में लिखा होता है सरकारी नौकरी। ये बोला गया, सेम बात 15 वाली बोली गई है कि कोई भेदभाव नहीं होगा सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 16 ये बोलता है, उसमें बस 5 की जगह आधार और बढ़ा देता है, उसमें एक वंश भी आ जाता है, ठीक है, डिसेंट, कि ऐसा भी नहीं होगा कि बाप के बाद बेटे को नौकरी में कोई वरीयता दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नौकरी के लिए, लेकिन फिर देखो 16 के नीचे फिर से दिया होगा नौकरियों में रिजर्वेशन, 16(4) आता है, 16 clause 4, जैसे 15(4) है ऐसे 16(4) आता है। पहले 16 में ये बात बोली गई कि सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसे 15 हमने लिखा, फिर 15(4) में लिखा क्या बोल रहा हूँ, 15 में हमने लिखा था कि कोई भेदभाव नहीं होगा इन 5 आधारों पर, फिर 15(4) में ये बताया नहीं 15 की बात, SC ST के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं, ऐसे 16 में लिखा गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और फिर 16 clause 4 में क्या किया गया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया। हाँ हाँ, लिखना है जल्दी से, पहले 16 लिखो, 16 आर्टिकल 16, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में बराबरी, समानता। और फिर 16(4) लिख देना है, 16(4), 16(4) में बस नौकरियों में रिजर्वेशन, आरक्षण, 16, हाँ हाँ, SC ST बाद में OBC का भी उसी से आया आरक्षण, जो पिछड़ा वर्ग होता है, हाँ, जनरल का नहीं, जनरल वाला तो अलग से जोड़ा गया, हम लोग लिखते हैं ना 15 clause 6 और 16 clause 6, वो अलग बिल्कुल है। SC ST OBC आरक्षण, बस नौकरी में आरक्षण लिखो यार, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण ऐसा बोला जाता है, और पिछड़े में यह आ जाता है, हाँ सब आ जाते हैं, वहां पर लिखा है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है उनके उनके लिए नौकरियों में आरक्षण। जनरल वाला 15(6) 16(6) में ऐसे है। 15(6) में स्कूल कॉलेजेस में है, स्कूल कॉलेज जो शैक्षिक संस्थान होते हैं इनमें है, और 16(6) में नौकरी में है, EWS आरक्षण इसको कहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण 103वें संशोधन से दिया गया था 2019 में, ये अलग है बिल्कुल, इसका कोई SC ST से लेना नहीं, लिखना चाहो तो लिख दो जिसकी मर्जी है इसमें, इसीलिए मैं कह रहा था ना लिखो, लिखना है तो एक बॉक्स बना के लिख दो, कम से कम भी है, जिसको ये लगता है रिजर्वेशन नहीं मिलता, अब तो सबको मिलता है, इसलिए किसी को कम मिलता है किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन EWS को भी मिलता है। अब क्या करोगे, देखो फायदा ये नहीं है कि आरक्षण में ये बात है, और ये बहुत रिपोर्ट्स में आई, कोर्ट ने कई बार बोला कि आरक्षण में सुधार की जरूरत है, आरक्षण व्यवस्था में, हाँ, और लेकिन आरक्षण सिस्टम को छेड़ना बड़ी मुश्किल बात है, बवाल हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कई बार ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, अभी मैं केस बताऊंगा, बोला कि अगर एक बार ये पहले बड़ा नियम चला था कि अगर एक बार आरक्षण मिल जाता है किसी को, रिजर्वेशन से जॉब मिल गई, तो उसके बच्चों को ना दो आप, क्योंकि भाई अब एक बार मिल चुका आरक्षण उस परिवार को, उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ SC ST में, OBC में हालांकि सरकारों ने जब ये देखा कि भाई थोड़ा स्थिति सही है, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो भाई 8 लाख से ज्यादा आए हैं तो आप उनको OBC आरक्षण में आप नहीं दोगे, ग्रेड A B में अच्छी जॉब पे हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता OBC में, तो OBC में नियम है, SC ST में नियम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला कि इसको सुधार करो, लेकिन सुधार करने की किसकी हिम्मत है, तो जो समाज में गुस्सा है कि भाई सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, उसका करने का दूसरा तरीका क्या है, जो नाराज है उसको भी दे दो आरक्षण, तो अब उसको वही सरकारें कर रही हैं, हाँ, कि भाई इधर से भी दे दो आरक्षण, लो अब, तभी धीरे धीरे कुछ होगा, रैशनलाइजेशन बोल, 50% से बढ़ गया, अभी देखेंगे केस हम लोग लिख लेते हैं, 15(4) हो गया,
50 नहीं 16 क्लास 4, 16 क्लास 4A वो भी लिखना है, 16 4A, 16 4A। अब देखो कैपिटल ए, कैपिटल मतलब बाद में जोड़ा जाता ना अमेंडमेंट से, ये हम लोग पढ़ते हैं संविधान जिसने पढ़ा होगा, कैपिटल लेटर लिखा तो बाद में जोड़ा गया, 77वें संशोधन से जोड़ा गया 77। इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन किया गया था। प्रमोशन मतलब प्रमोशन तो पता ही है, प्रमोशन में भी आरक्षण। लेकिन अब उस पे पता है ये प्रमोशन में आरक्षण पे कई राज्यों में स्टे लगा हुआ है, क्योंकि वो सरकारें डेटा नहीं दे रही हैं, डेटा नहीं देते। रिजर्वेशन इन प्रमोशन 4A, 77th अमेंडमेंट। अरे ईयर तो ऐसे नहीं वो होगा, ऐसे लिख दो 77, अभी देखता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। नाइन्टी फाइव। हाँ नहीं सबके लिए नहीं, SC ST के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 16 4B ये भी लिखना है, 4A लिख दिया, 16 4B। ये इसको बैकलॉग रूल बोलते हैं, बैकलॉग रूल लिखना है, पहले ही लिख दो इसको, बैकलॉग रूल को भी समझाता हूं बस। बैकलॉग रूल, बैकलॉग नियम 81वें संशोधन से जोड़ा गया 2000 में, बैकलॉग रूल। इसका मतलब क्या है देखो, अगर किसी वर्ष, इधर सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है आजकल तो, ये और ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ केस और वो होता रहता है इस पे, बैकलॉग रूल पे। क्या है बैकलॉग रूल देखो इधर, कि अगर किसी साल आरक्षित सीटें नहीं भर पाई, जो रिजर्व सीटें की गई थी, जैसे इमेजिन करो 100 सीटें थी टोटल, और अभी भारत के में ये वाला जनरल रिजर्वेशन का सिस्टम ये है कि 27% है ओबीसी को, कितना 15% है SC, 7.5% है ST, और 10% है EWS। ऐसे रिजर्वेशन है ये क्राइटेरिया अभी के टाइम पे। तो होता क्या है, जैसे मान लो इमेजिन करो SC सीट में बता रहा हूँ, शेड्यूल का 15%, मान लो 100 सीटें वैकेंसी निकली तो उसमें 15 आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें मान लो कैंडिडेट नहीं मिले, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया भी लगाते हैं, ऐसा नहीं मान लो पेपर हुआ तो किसी के कट ऑफ आपने लगा दी कि 30 नंबर तो मिनिमम आने ही चाहिए 100 नंबर में, अब किसी के 30 भी नहीं आए तो इस 15 में से मान लो 10 सीटें भरी, 5 भरी नहीं पाई। अब अगले साल जब वैकेंसी आएंगी तो 5 ऐड हो जाएंगी SC की, तब वो सीटें हो जाएंगी 20। अब अच्छा लोगों को लगेगा अरे ये तो इस बार SC की सीटें बहुत बढ़ा दी गई, फिर नहीं बढ़ पाई, फिर अगले साल आएगी तो फिर हो जाएंगी 25, 5 5 रहती चलेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर देखो आप नोटिफिकेशन देखोगे, अगर किसी नौकरियों के जो छोटी नौकरियां ज्यादातर आती, वैकेंसी कम होती है, वैकेंसी कम होती है उनकी बात बता रहा हूँ, मान लो निकली 15 जगह निकली और उसमें लिखा होगा 10 सीटें रिजर्व फॉर SC, या 10 सीट किसी में लिखा होगा 10 सीट रिजर्व फॉर ST, तो लोग केस ठोकने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इतना कैसे हो गया, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। तो फिर उनको बताना भाई कोर्ट में ये बताएगा कि ये बैकलॉग रूल चल रहा है, पीछे से सीटें भरी नहीं गई उनकी, इसलिए वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए, उसको बैकलॉग रूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीटें आरक्षित सीटें भरी नहीं जाती वो अगले साल जोड़ दी जाती हैं, इसको कहते हैं बैकलॉग रूल। और सरकार के पास ये अधिकार है इस संशोधन से कि वो कर सकती है ये चीज, लिख देना बस बैकलॉग रूल, जो सीटें भरी नहीं जाती उनको अगले साल जोड़ देते हैं। हाँ अरे भैया सबका क्या क्या करेगी सरकार, हाँ हाँ वोट से मतलब है। हाँ अब देखो इतन ये प्रोविजन, बात ये है कि कैसे करे, कौन करे, प्रॉब्लम ये है।
जब पॉलिटिक्स होती है, वोट वाली पॉलिटिक्स, तो किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो ये चीज करे। अब उसमें कोर्ट ही करता है धीरे धीरे रिफॉर्म, सुधार। और कोर्ट के जो सुधार होते हैं वो टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। तो ये हो गया 16(4) और 16(4)(a)(4)(b) हो गया आर्टिकल। हाँ, यहाँ पर मैं 2-3 केस बता देता हूँ, उनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से। हालांकि इस केस का कोई लेना देना नहीं है सीधे SC ST के आरक्षण से, लेकिन OBC आरक्षण से है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट डालते हैं जल्दी से। इंदिरा साहनी केस 1992, फास्ट। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस, आरक्षण में इससे बड़ा केस कोई नहीं। हाँ, ये क्या हुआ था, इससे पहले एक बात लिखेंगे हम लोग, ऐसे मत लिख देना कुछ भी अपने मर्जी से, बस केस नाम का डाल दो और सुनना है पूरी बात। देखो, जब इधर सब लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में SC और ST आरक्षण दिया गया था, OBC आरक्षण नहीं दिया गया था। फिर सरकार ने बोला कि भाई अब बहुत से लोग हैं OBC जिनकी हालत खराब है, बहुत समुदाय हैं जो SC में भी नहीं आते, ST में भी नहीं आते, और उनको जनरल हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब है, शैक्षिक स्थिति, क्या किया जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं काका कालेलकर कमीशन। क्या बनाया, काका कालेलकर कमीशन 53 में। इसको पहला OBC कमीशन भी बोलते हैं, पहला पिछड़ा वर्ग OBC कमीशन, फर्स्ट OBC कमीशन आयोग। इनसे बोला गया, पूछा गया कि भाई बताओ क्या कैसे सुधार किया जाए इन जातियों के बारे में। तो इन्होंने डेटा वेटा दिखा और बोला भारत में लगभग आधी जातियां OBC पिछड़ी हैं, वो SC में भी नहीं है, ST में भी नहीं है, और सामान्य वर्गों जैसी भी उनकी हालत नहीं है, तो उनके लिए आपको आरक्षण और ये सब देना पड़ेगा। लेकिन इनकी बात उस टाइम नहीं मानी गई, क्योंकि भाई आजादी के बाद और काम चल रहे थे, बहुत हालत थे नहीं देश में ऐसे कि एक साथ इतना बड़ा आरक्षण दे दो, बवाल हो जाए। तो इनकी बात ऐसी रही। फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद 1979 में फिर से कमीशन बनाया गया, इसको बोलते हैं दूसरा सेकंड OBC आयोग, दूसरा आयोग। और इसके हेड थे मंडल, BP मंडल, क्या नाम था, ये बहुत फेमस, मंडल आयोग बोलते हैं इसके बारे में बोलते हैं पूरे भारत की राजनीति पूरी बदल दी। 79 में भारत के PM उस टाइम पे थे मोरारजी देसाई, उन्होंने बनाया था। इसने अपनी सिफारिश की कि भाई ऐसा है 27% आरक्षण दे दो, OBC बना के एक अलग कैटेगरी बना दो, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, और 27% आरक्षण दे दो। लेकिन मोरारजी देसाई की हिम्मत नहीं हुई, तो इतना आरक्षण एक साथ में देश में हंगामा हो जाएगा, बवाल। मोरारजी चले गए, चौधरी चरण सिंह चले गए, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, सब जाते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। 1990 में प्रधानमंत्री थे VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और 27% OBC आरक्षण दे दिया। बहुत लोग मरे थे, प्रोटेस्ट हुए थे इतने इसमें, लेकिन पिछड़ा OBC आरक्षण दे दिया। अब बाकी जो जनरल कैटेगरी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने केस किया, तब ये केस पहुंचा इस नाम से, इंदिरा साहनी कि ये 27% आरक्षण सही है या गलत, इसलिए इतना बड़ा केस है आरक्षण के मामले में। इंदिरा साहनी के बाद में ये नोट डाल के 2 चीजें लिखनी है, 2 के 3 पॉइंट हो गए, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, और रिपोर्ट लागू कब किस प्रधानमंत्री ने की है, मंडल रिपोर्ट, 27% आरक्षण किसने दिया है। सब लिखा है साथ में, आप मत पूछो। हाँ हाँ, पूछने जा रही थी। 53 में काका कालेलकर, फर्स्ट OBC कमीशन बना, उसमें कुछ नहीं लिखना, बस नाम डाल दो, बस ईयर और पूछ लेते पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था। 79 दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग BP मंडल, और 1990 VP सिंह ने क्या किया, 27% OBC रिजर्वेशन दे दिया। और फिर लिखना इंदिरा साहनी वाला केस गया,
इसको मंडल केस भी बोलते हैं। किस नाम से आते हैं? मंडल केस। क्योंकि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को तो वो करना था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है या नहीं वैलिड है। और देखो इस केस में क्या बोला, इस केस के 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग जल्दी से, फास्ट। देखो पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके 27% आरक्षण सही है, लेकिन साथ साथ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ओबीसी में जो लोग जिनका स्थिति सही है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आज भी वो लगा हुआ है, क्रीमी लेयर उसको कहते हैं। लिख देना जल्दी से पहला पॉइंट। हाँ, क्रीमी नॉन क्रीमी, क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी को मिलेगा, क्रीम मतलब मलाईदार वाले लोग जो मलाई खा रहे हैं ना, ठीक ठीक है स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनको नहीं मिलेगा। तो 27% ओबीसी अलाउ कर दिया, लेकिन क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगा दिया। साथ साथ में जो तीसरी पॉइंट है, हालांकि इस केस में हमें ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब, यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा दी कि कुछ भी करो आप, आरक्षण सब मिलाकर कितना ले जा सकते हो? 50, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो क्या था उस टाइम पे, अभी हमने लिखा भी था, 27% ओबीसी, 15% एससी और 7.5%, इतना सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं ले जा सकते। कुछ सीटें तो ओपन कंपटीशन के लिए रखोगे, इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। और तो इसीलिए यही नियम चल रहा था अभी तक, इंदिरा साहनी वाला। बीच में ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं हुआ, बहुत बार ब्रेक किया जाता है। कहा बहुत सारे राज्य, बहुत सारे राज्य, तमिलनाडु ने सबसे पहले किया, अभी बताऊंगा, पहले इतना बस लिख दो। ये इंदिरा साहनी केस के बारे में हो गया, जो बहुत सबसे फेमस केस है रिजर्वेशन को लेकर। अगली चीज देखो इधर, फिर ये लिमिट ब्रेक होने लगी, बहुत बार ब्रेक की गई। किसी राज्य ने 70% रिजर्वेशन कर दिया, किसी ने 77 कर दिया। लेकिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कभी हाई कोर्ट रद्द करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, वो रद्द होते रहते। 2 साल चले, रद्द हो गए, फिर रद्द हुआ। ये सब चलता रहता है खेल पॉलिटिक्स में। जो कम्युनिटी धरने पर बैठ जाती है, नेता उनको दे देते हैं, कहते ले जाओ भाई, 5% ले लो, 4% ले लो, ऐसे देते रहते हैं। लेकिन वो बाद में कोर्ट क्या करता है, उनको ज्यादातर जो आरक्षण दिए गए उनको इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जल्दी में जब ये वाला आरक्षण हुआ, ये बाद में अच्छा बताता हूँ, पहले ये केस बीच में डाल दो, बस इतनी लाइन लिखनी, बहुत फेमस केस, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का, जिसमें प्रमोशन के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना था कि ठीक है आप दे सकते हो। प्रमोशन में जो आरक्षण था उसको संवैधानिक माना था, एम नागराज केस। और तीसरा ये भी डाल दो वहीं पर केस, कि जनहित अभियान, ये तो अभी आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए था। अब देखो 10% जब मोदी जी ने फिर से दे दिया इसमें, अभी हमने लिखा था 103वें संशोधन से, 103rd अमेंडमेंट से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जिनको नहीं मिलता है, एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, तो उसमें सब आ जाते हैं ना, जनरल कैटेगरी आ जाती है, मुस्लिम लोग आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ये मत सोचना इधर सब लोग कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, हाँ ये मत करना कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है। जिनको, हाँ, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, किसी ग्रुप में नहीं है, वो एससी एसटी ओबीसी कहीं में भी नहीं आते, वो सब एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, किसी भी धर्म के हो, कैसे भी ना। तो उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इसका केस गया, क्योंकि 50 से तो ज्यादा सीमा हो गई, 49.5 तो ऑलरेडी था। अब फिर से केस गया सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट है, कभी हाँ कहता है कभी ना कहता है। ऐसे इसमें जनहित अभियान ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बोला ठीक है ये 10% आरक्षण उचित है, आर्थिक रूप से आप दे सकते हो। तो आज के टाइम पे ये भी वैलिड है, अभी के टाइम पे लिख देना इसका बस, कि कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अलाउ कर दिया। जनहित अभियान 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अलाउ कर दिया। चलो बस ये वाले केस हो गए कुछ। फिर हम आते हैं अपने आर्टिकल्स पे।
15-16 तक हम लोग गए थे बस। 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, शुरुआत ही वहीं से हमने की थी, आर्टिकल 17 से। तो ये देखो इधर सब लोग, 14, 15, 16, 17 ये मौलिक अधिकारों में है, कास्ट से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, ये देखो आर्टिकल 46 लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल, हम ये कैटेगरी नहीं बनाते इकोनॉमिक पॉलिटिकल, बस आर्टिकल आर्टिकल लिख रहे हैं ना। आर्टिकल 46 डालेंगे, अनुच्छेद 46, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 46। सुनना इधर देखो, डीपीएसपी जब हम लोग पढ़ते हैं इधर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब वहां पर सरकारों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। राज्य, राज्य मतलब सरकार है वहां पर, कि क्या क्या करना है उनको। डीपीएसपी बहुत काम के होते हैं, बहुत पूछा जाते हैं। अब तो फंडामेंटल राइट से ज्यादा अगर आप देखोगे एनालिसिस तो डीपीएसपी पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और लोग कम पढ़ते हैं उनको। तो एक आर्टिकल देखो लिखा हुआ है 46, उसमें ये लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। देखो हम लोगों को अधिकार देता है कि हमारे ये अधिकार हैं, लेकिन डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य बताता है कि राज्य का कर्तव्य क्या होगा। तो आर्टिकल 46 बताया गया और ये बोला गया है कि इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट, कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाए। राज्यों का कर्तव्य बना दिया गया है कि वो उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये भी लिखना है हमें कि ये राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट, ऐसे शुरू करेंगे कि राज्य का कर्तव्य है कि वो एससी, एसटी और अन्य कमजोर जो वर्ग हैं, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्ग, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक दोनों लिखना है, शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाए या सुरक्षित रखे, कुछ भी लिख दो। हो गया। एक आर्टिकल हम लोग यहां पर लिखते हैं, हालांकि बहुत दूर का है वो, इतना आसपास भी नहीं है वो, लेकिन वो इनसे रिलेटेड है। जब भी 15, 16, 46 इनकी सबकी बात होती है तो वो अपने आप आ जाता है। और वो है आर्टिकल 235, सॉरी 335, 335। नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। 335 अब क्या है सुनना इधर देखो। 335 क्या बोलता है इधर देखो, पहले इसको थोड़ा सा समझो। ये बोलता है कि जब भी रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण, तो आरक्षण, इवन संविधान बनाने वाले लोग, उनको एक चीज ये तो पता थी कि भाई ये सब इस पे आगे चलकर पॉलिटिक्स, राजनीति होगी, बवाल होगा ही इन सब मुद्दों पर, तो उन्होंने 335 भी डाल दिया शुरुआत से ही। 335 का जिक्र कम होता है, लेकिन जब कोर्ट में केस होता है तो भाई 335 में बहुत चर्चा होती। उसमें उन्होंने बोला कि आप रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा, प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखा जाएगा। आप रिजर्वेशन का मतलब ऐसा नहीं करोगे कि सबको, पूरी समुदायों को, भारत में जितने कास्ट कम्युनिटी रहती, बहुत, एक तो जातियां कम थोड़ी ना, इतनी जातियां, सबको 2-2, 5-5% बांट दो 100%, और भारत का बंटाधार हो जाए, हालत खराब हो जाए। प्रशासनिक दक्षता का मतलब रिजल्ट का भी आकलन करोगे, कि आप ऐसा नहीं करोगे कि मेरिट को बिल्कुल छोड़ दो, कि अगर आप 100 नंबर का मार्क्स का एग्जाम ले रहे हो तो आप ये नहीं करोगे कि अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ आप 70 रख रहे हो, 65 रख रहे हो, तो आप ये नहीं कर दोगे कि 20 रख दो आप एसटी के लिए, जनजाति के लिए, क्योंकि उसका फिर असर पड़ेगा दक्षता में, एफिशिएंसी में पड़ेगा ना, काम पे असर पड़ जाएगा।
इसलिए सरकारों का ये भी कर्तव्य है कि वो आरक्षण के साथ साथ में प्रशासनिक दक्षता का भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो इसको बहुत आधार बनाता है। जब ज्यादा आरक्षण देने लगते हैं तो 335 का इस्तेमाल करके वो बहुत आरक्षण काटता है, नियमों को काट देता है कि इससे प्रशासनिक दक्षता पे असर पड़ेगा। मेरिट को भी बैलेंस बनाना, आरक्षण और मेरिट, ऐसा नहीं कि मेरिट सिस्टम ही खत्म कर दो आप, ओपन कंपटीशन की खुली प्रतिस्पर्धा, उससे लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो 335 क्या है, ये प्रशासनिक दक्षता के दायरे में ही आरक्षण दिया जाए, इसकी बात बोलता है। लिखना है, क्या समझ में आया साधना? मानते हैं, कौन मानता है? सोनू बताओ क्या लिख रहे हो? हाँ, मतलब आरक्षण या ऐसे जो नियम है, सकारात्मक नियम, वो बनाते समय एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखा जाए। 335 हो गया ये। अब तो जो आर्टिकल है वो बस लिखने हैं, बस उसमें ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है अलग से। इतने वाले थोड़े समझने वाले थे, जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे। 343 कैपिटल डी ऐसे लिखा हुआ है, ये पंचायतों में है, पंचायतों में SC ST का आरक्षण ना, SC ST का आरक्षण 343 ब्रैकेट में जैसे डी लिखा है वैसे लिखना है। ऐसे ही 343 टी, ये म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायतें जो होती हैं, ये तो पता है ना संविधान में दो अलग अलग भाग हैं, एक ग्राम पंचायतों के लिए विवेक बताएगा और दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। कौन कौन से पार्ट हैं बताओ, भाग, किसको पता है, कौन बता सकता? हाँ, पार्ट ने किसके लिए है? विलेज पंचायत, और म्यूनिसिपैलिटी के लिए 9A। हाँ, 9B कोऑपरेटिव के लिए। सी नहीं, 9B। हाँ, तो ठीक है, तो ये पंचायत में रिजर्वेशन है SC ST के लिए, और टी किस में है? इसमें रिजर्वेशन। और देखो 330 में SC ST का लोकसभा में आरक्षण है, और 32 में SC ST का विधानसभा में आरक्षण है। ये चारों लिख के एक बॉक्स में बंद कर दो, ये नेतागिरी के आरक्षण हो गए, पॉलिटिक्स वाले ना, उसमें भी आरक्षण है सीटों में। इनको ये बिल्कुल अलग चारों सेक्शन है, इसलिए अलग बिल्कुल बॉक्स बना देना इनका। डी से पंचायतों में आरक्षण, टी से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में। 330 लोकसभा में आरक्षण SC ST का। कितनी सीटें रिजर्व हैं कौन बता सकता है? 84। और 47 ST के लिए रिजर्व है भारत में लोकसभा में, और राज्य में तो हर राज्य की अलग अलग है, लिखनी नहीं होती। ये लिख सकते हो यहाँ पर लिख दो, इसी के सामने याद रहेगा एक फैक्ट और। SC के लिए कितनी सीट रिजर्व है लोकसभा में? 84। राज्यसभा में नहीं रिजर्वेशन, हाँ लोकसभा में सिर्फ। और ST के लिए जनजाति का भी लिख दो 47। चौरासी और 47। हाँ, ST के लिए, जनजाति के लिए। हाँ, ST क्या? फोर्थ वाला कौन? ये विधानसभाओं में है, ये लोकसभा देश की है, ये विधानसभा है। वो डेटा पूछ लेते हैं ये वाला, कि लोकसभा, भारत की लोकसभा, सुन लो इधर, भारत की लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हाँ, हाँ पूछता है। कितने राज्यों की विधानसभा लिखोगे अब, ये अब हर राज्य की विधानसभा देखनी पड़ेगी कितनी रिजर्व है, ऐसे याद नहीं रहेगा ना। ये हो गया 16 वाले लिख लीजिए। 335 हमने लिख दिया SC ST क्लेम के साथ में दक्षता भी आप ध्यान में रखोगे। फिर ये दो आयोग हैं उनके बारे में लिखते हैं जल्दी से, दो आयोग लिखते हैं। तीन सौ 38 नेशनल कमीशन फॉर SC, अनुसूचित जाति आयोग, पहले यही एक आयोग था
जनजाति के लिए अलग नहीं था, फिर 89th अमेंडमेंट से इसको अलग कर दिया गया जनजाति का आयोग। लिख देना, इसके आगे लिखना 338 कैपिटल ए के आगे लिखना है सबको कि 89वें संशोधन से 2003 में इसको अलग बना दिया गया, जनजाति आयोग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनजाति, या अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जन, इसके आगे बस लिखना है 89th अमेंडमेंट 2003, ये लिख दिया। और इनके बारे में एक लाइन, दोनों के बारे में जनरल बात है वो लिख देंगे वहीं पे। ये भी हम लोग देखो जब वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इनके बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए अब फिर से देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा नहीं बना अगर पूछ लिया जाए एससी कमीशन एसटी कमीशन के अनुच्छेद में या आर्टिकल पूछ ले, ये वाली काम ज्यादा वाली चीज ज्यादा सही है कि एससी एसटी कमीशन की नियुक्ति इसमें ऐसे होता है 1+1+3, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन, 3 सदस्य, हर इसमें भी एससी में भी एसटी में भी एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 3 सदस्य। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करेगा? 3 साल के लिए, कार्यकाल कितना होता है इनका, और ये अपनी रिपोर्ट भी दोनों कमीशन राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होता है, एससी एसटी कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ऑप्शन देंगे प्रधानमंत्री को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को या राष्ट्रपति को। हो गया? बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं बस लास्ट हमारी बची हैं, और वो है, एक बार आर्टिकल देख रहा हूं कोई रहा तो नहीं इसमें, 33-38 ओबीसी कमीशन तो लिखना नहीं, ओबीसी, अरे हाँ अभी तो दो तो सबसे काम वाली बात रही गई। हम लोग इतनी देर से देखो इधर, और ये भी नोट डाल के लिखेंगे, सबसे काम की बात, और मैंने सोचा भी था सबसे आखिरी में ही लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे वो। इधर देखो, शुरुआत हमने की थी एससी एसटी, एससी एसटी, हर लाइन में एससी एसटी, क्योंकि वही कानून ही पढ़ रहे हैं। अब एससी कौन है, एसटी कौन है, किसको शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाएगा, किसको शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाएगा, जनजाति। संविधान बनने के पहले ये नाम नहीं थे, एससी और एसटी। जब संविधान बना तो ये नाम दिए गए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 341 और 342, जहां से एससी और एसटी की बात आती है। अब इसमें लिखा क्या है सुनना इधर, इसलिए कहते हैं एससी की डेफिनेशन किस आर्टिकल में, एसटी की डेफिनेशन किस आर्टिकल में, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की। अब डेफिनेशन कोई नहीं है इसमें, सही, अच्छा सही बात है, जब देखने जाओगे डेफिनेशन तो उसमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत, दोनों में एक ही बात, सेम बात लिखी है, इसीलिए हमने जैसे कमीशन बिल लिखा था उसमें भी सेम चीज हो गई, दोनों में सेम अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट। इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया संविधान, राष्ट्रपति को यह पावर दी गई कि वो नोटिफाई करे लिस्ट, जातियों की सूची जारी करे। दीपक सुन लो इधर, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति को यह ताकत दी गई कि वो जातियों की लिस्ट जारी करे, किस जाति को एससी कहा जाएगा, किसको एसटी कहा जाएगा। 341 में अगर उस सूची उसने जारी की, नोटिफाई किया, अंडर ऊपर लिखा होगा आर्टिकल 341, ये जातियां एससी होंगी, ये जातियां एसटी मानी जाएंगी। तो ये जातियों को डिक्लेयर करने का अधिकार किसको दिया गया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बस एक बार सूची जारी, उसको उसके बाद बस एक बार अधिकार था आजादी के बाद, एक बार ये सूची बनाना। उसके बाद, अब ये अच्छा और ज्यादा टफ क्वेश्चन, उसके बाद उस लिस्ट में किसी जाति को जोड़ना है, हटाना है, ये सब काम पार्लियामेंट का। अब राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सूची जारी कर दी, एससी एसटी, लेकिन उसमें सब संशोधन करने का अधिकार किसको है,
पार्लियामेंट, संसद को, ठीक है। अब किसी जाति को अगर शेड्यूल कास्ट बनना है, बहुत जातियां प्रयास करती रहती ना, हमें अब तो लड़ाई होती है कि हमें ओबीसी में डाल दो, जनरल वाले कहते हैं हमें ओबीसी में डाल दो। कितने कितने बड़े आंदोलन चल रहे हैं राज्यों में भारत के। अभी मराठों को मिला है आरक्षण, बहुत खुश हैं, धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे थे। ऐसे महाराष्ट्र में मराठे लड़े, गुजरात में पटेल, बहुत बड़े समुदाय हैं, पावरफुल। हरियाणा में जाट, गुर्जर, और जबकि ये बहुत प्रभावशाली समुदाय कम्युनिटी मानी जाती है, वो लड़ते हैं कि भाई हमें ओबीसी दर्जा दो, हमें आरक्षण चाहिए। और जब अपना कम्युनिटी चलती रहेगी, लेकिन फायदा तो, और जो ओबीसी वाले हैं वो बहुत खुश होते हैं जब उनको एससी में डाल देते हैं, क्योंकि बेनिफिट और बढ़ जाते हैं। और एससी, और जिसको एसटी में डाल दे उसके तो पूछो मजे ही मजे हो जाएं। शेड्यूल ट्राइब में, जनजाति ग्रुप में कौन डालेगा? कितने लोग करो अपनी, बोलो कर दो। छत्री लोग बैठे हैं धरने पे, गोली खानी पड़ेगी, अनशन हो, तब जाके सरकार को लगेगा हाँ अब ये सब एकजुट हो गए, अब वोट नहीं देंगे हमें, अब वोट तभी देंगे जब इनको ओबीसी में डालोगे, तब वो डालती है गवर्नमेंट। तो होता क्या है, लेकिन वो काम करेगा पार्लियामेंट करेगी ना। और नोटिफाई करने की पावर किसको दी? पार्लियामेंट। ये लिखना है डेफिनेशन ऑफ एससी 48 और 42, एससी एंड एसटी। एससी और एसटी लिख देना, डेफिनेशन ही लिख दो, एससी की परिभाषा, एसटी की परिभाषा। फिर ये बात लिख देना कि दोनों की लिस्ट जारी करने की या नोटिफाई करने की पावर जो थी वो राष्ट्रपति के पास थी, बट उसमें अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट की। किसी भी जाति को जोड़ना हटाना ये सब काम पार्लियामेंट करेगा। और इस पॉइंट पे इन दोनों आर्टिकल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 341 342। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि एससी शेड्यूल कास्ट की क्या डेफिनेशन है, तो कह दो डेफिनेशन किसी को नहीं पता। राष्ट्रपति ने जिन जिन कास्ट को नोटिफाई किया है 341 में, वो क्या है? शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और ये शेड्यूल ट्राइब है 342 वाली। हम लोग कुछ बातें अलग से एक हेडिंग डाल देंगे, 4 5 7 फैक्ट लिखने हैं बस। वो है जनजातियों के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स हेडिंग डाल देंगे, जनजातियां। अच्छा, ये देखो एक आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिख के लाया था, वो रह गया, पीछे ही आ गया था, दिखा नहीं मुझे। ये आर्टिकल मोस्टली लोग या पढ़ते टाइम भी मिस ही हो जाता है, कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई ऐसे भी वही नहीं करता है। और वो है 366, कौन सा? 366 क्या है? देखो ये, इसमें डेफिनेशंस लिखी गई हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन किसका? जैसे लिखा होगा, अगर ये लिखा हुआ है कि कहीं पर इधर कि पब्लिक सर्वेंट लिखा है, कई जगह लिखा हुआ ना पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। तो लोक सेवक किसको कहोगे? क्या परिभाषा होगी लोक सेवक की? हाँ, शब्दावली, बहुत सारी शब्दावली वहां पर है, शब्दावली है, डेफिनेशंस लिख सकते हो, शब्दावलियां। तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है 366 में, उसमें बस शब्दावली ही बताई गई है। कौन प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, किसको किसको बोलोगे? विधानमंडल अगर बोला गया, कहीं पर वर्ड लिखा हुआ है लेजिस्लेचर, विधानमंडल, तो उसका क्या मतलब होगा? कौन कौन से सदन उसमें आएंगे? तो वो छोटी छोटी एक एक लाइन वाली डेफिनेशंस, वो सब किसमें है? 366, 366। वो लिख दो कहीं पर। और ऐसे ही बस पूछा था उनको, उसके 366 वैसे नहीं पूछा था कि आपके अलग उसमें पूछ ले। शब्दावली, ट्राइबल कमिटियां ही हमें लिखनी है। भारत सरकार ने कौन कौन सी समितियां बनाई जनजातियों के उसके लिए, हितों को ध्यान में रख के आगे बढ़ाने के लिए। कुछ डेटा है वो एक लाइन में लिख दो। ये भारत में, पता है भारत की पूरी आबादी में 8.5% के आसपास क्या है? जनजाति समूह है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो जनजातियों का बड़ा ग्रुप है भारत में। सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में, सबसे परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। ये दोनों लिखने हैं जल्दी से, कि भारत की आबादी में 8.6, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है ना, लिखना 2011 के जनगणना के अनुसार
सबसे ज्यादा पहले लिखना, भारत की आबादी में 8.6%, 8.5% हिस्सेदारी भाग किसका है? जनजातियों का। 8.6 जनजातियां। और फिर ये दो क्वेश्चन तो बहुत बार, ये अभी इसमें भी शायद रिव्यू ऑफिसर का हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे ज्यादा परसेंटेज, ये वाला पूछा गया था। हमें दोनों लिखना है, सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, नंबर 1 पे। वैसे टॉप 3 लिख दो तो ज्यादा अच्छा है ना। और परसेंटेज के बेसिस पर सबसे ज्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में। मतलब उस राज्य की जनसंख्या का 94% क्या है? जनजाति है, लक्षद्वीप में, यूनियन टेरिटरी में। हाँ, ये दोनों लिख दो, एमपी एंड लक्षद्वीप। सबसे कम जनजाति कहाँ है? पंजाब में, वो भी लिख देना नोट डाल के। पंजाब में लीस्ट ट्राइब, या नहीं, वहां पर कोई समूह, लीस्ट क्या मतलब? नो ही लिखा हुआ है कि वहां पर कोई किसी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा नहीं मिला। शेड्यूल ट्राइब, पंजाब। बहुत सारी जनजातियां, जनजातियां हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो ऐसे बना हुआ है। तो ये तो ज्योग्राफी का काम है, हम जनजातियां पढ़ते हैं वहां पर। कुछ बड़ी ट्राइब्स हैं भारत में, उनके बारे में यहाँ पर बस हम देखने जा रहे हैं। जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समितियां बनी भारत में। कागा कालेलकर तो ओबीसी वाली थी, वो नहीं लिखनी हमें, उसके बाद वाली हम लिखेंगे कुछ कमेटियां। लिखना ऐसे लिख दो, हेडिंग डाल दो, जनजाति से संबंधित भारत सरकार की समितियां। पहला नंबर 1 लिखना, दूसरी वाले से लिखेंगे डॉक्टर वेरियर एल्विन। एल्विन समिति इसलिए बोलते हैं, 1959 में बनी। सिर्फ नाम नाम पूछा था, ईयर पूछ लेते हैं, ये जनजाति से संबंधित कौन सी समिति है, बस, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वेरियर, VERRIER, पूरा नाम लिख लो, डॉक्टर वेरियर एल्विन, ELWIN, 1959, वेरियर एल्विन समिति, 1959। इसमें एक बात बस लिख दो, इन्होंने 5 नियम दिए, उसको बोलते हैं जनजाति के पंचशील। पंचशील मतलब 5 नियम। उसमें बताया कि जनजातियों का विकास कैसे होना, तो उन्होंने बताया कि भाई उनके विकास के पीछे मत घुसो, उनके ट्राइबल कल्चर को हटा दो, आप उनको संरक्षित रहने दो, जो सरकार बाहर से मदद कर सकती है वो करे। मतलब जनजातियों के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप मत करो। इसलिए याद है, अभी किसी क्लास में हम लोग मैं बता रहा था, हाँ, कि बहुत सारे जनजातीय ग्रुप इतने प्रोटेक्टेड हैं, हम जा भी नहीं सकते वहां पर। अंडमान निकोबार की जो फेमस सोमपेन, सेंटिनलीज, निकोबारीज, ओंग, जोरवे, जोरवा, ये अंडमान की जनजातियां हैं, हम लोग नहीं जा सकते वहां, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती हैं। हाँ, वो बता रहा था, एक अमेरिकन को मार दिया था, लेकिन डेड बॉडी लेने भी सरकार नहीं, बोला हम नहीं जा सकते भाई, प्रोटेक्टेड एरिया। सर भारत के लोग जाते नहीं, तुम कहाँ से पहुंच गए? और टूरिस्ट बन के आए हो, गए गए हो तो भाई मार दिया उन्होंने। हाँ, उन लोगों का भाई जब प्रोटेक्टेड है वो, तो कैसे, क्यों आप जा रहे हो, अपने रिस्क पे जा रहे हो। तो बस आगे लिख देना, पंचशील नियम, उन्होंने जनजातियों को आगे बढ़ाने के 5 नियम, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है। वैसे पंचशील सिद्धांत अलग है एक विदेश नीति का, नेहरू और भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में। ये जनजाति पंचशील दिए इन्होंने, जनजातियों को आगे बढ़ाने के। फिर आता है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, यूएन देबर समिति, यूएन देबर समिति। 1960 में। अब सुनना इनके बारे में, ये क्वेश्चन मतलब पिछले 1-1.5 सालों में मैं इतने एग्जाम में देख चुका हूँ। इवन जो यूपी पुलिस वाला हुआ था उसमें भी किसी सेट में था, ये फुल फॉर्म बस थी, ये पीवीटीजी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब इसको कहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाता जब तक आप जनजातियों के बारे में डिटेल में मत पढ़ो। क्या होता है देखो, इधर यूएन, इधर सब लोग, यूएन देबर ने क्या बोला
कि भारत में बहुत जनजातियां हैं, तो उन्होंने बोला कि जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी जनजातियों की तलाश की जाए जो बहुत ज्यादा पिछड़ी है, और उनके लिए कुछ आरक्षण विशेष नियम बनाए जाए। उन्होंने बोला कि एक अलग ग्रुप बनाओ, जनजातियों में भी अलग ग्रुप, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पीटीजी, आदिम जनजाति समूह। क्या नाम दिया था उन्होंने? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये नाम दिया था उन्होंने, आदिम जनजाति समूह। ये हम लिखेंगे नहीं, पहले ये नाम से कुछ जातियां छाटी गई, जनजातियां, जातियां नहीं, और बोला कि सरकार इनके लिए ज्यादा प्रयास करेगी। फिर ये नाम हटा दिया गया और अब इस नाम की जगह ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं, ये फुल फॉर्म पूछी गई थी, पार्टिकुलरली, अभी लिखना मत, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से वंचित जनजाति समूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष रूप से वंचित जनजाति समूह। लिखना है ये बात, अब डेबर कमेटी के आगे लिखना है, ये मत लिखना है, बस ये लिखना है पीवीटीजी, विशेष रूप से वंचित। वैसे लिखना इंग्लिश में है, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखनी होती है, पूछी जाती है, बाद में हिंदी उसकी लिख देना समझने के लिए। पी का मतलब पार्टिकुलरली, वल्नरेबल मतलब वंचित, ट्राइबल मतलब जनजाति, ग्रुप मतलब समूह। वल्नरेबल, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब हिंदी में लिख देना वहीं पर, सब लोग हिंदी, सब लोग लिखना, इंग्लिश वाले भी, विशेष रूप से वंचित जनजाति समूह। भारत में अभी के टाइम पे 75 जनजातियां ऐसी हैं जिनको इसमें पीवीटीजी कैटेगरी में डाला गया है। उनके लिए सरकार बहुत सुविधाएं करती है, बहुत। हाँ, 75 जनजातियां पीवीटीजी में आती है। दर्ज विशेष रूप से वंचित, हाँ। फिर देखो लिखा है लोकुर समिति 65, बीएन लोकुर थे, उनकी समिति थी, बीएन लोकुर। 1965 में 4 समितियां लिखनी ना, 1 2 3 4 जनजातियों, बीएन लोकुर समिति 65 में। और आगे बस क्या लिखना है, जनजातियों की डेफिनेशन या क्राइटेरिया फॉर जनजाति, कि किसको जनजाति माना जाए। अब फिर लड़ाई होने लगी ना कि हमें जनजाति घोषित कर दो, हमें कर दो। अब उसका फिर कुछ क्राइटेरिया, जनजातियों के का क्राइटेरिया निर्धारित किया। तो जो हमने बताया कि इतने साल, लगभग 100 साल पुराना जनजातियों का आपका इस कल्चर हो, जंग फॉरेस्ट ड्वेलर होने चाहिए, ऐसा नहीं शहरों में रह रहे हो कह दो हमें जनजाति बोल दो, ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बनाया गया, जनजातियों का क्राइटेरिया डिसाइड, निर्धारित करने के लिए बीएन लोकुर समिति। आखिरी लिखते हैं भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति। दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना काम की समिति, पहली और आखिर, ये पहली, सॉरी, यूएन ढेबर और भूरिया, इतनी ज्यादा पूछी जाती है। 2 पे ही लगा लेना, कम से कम 4 ना याद हो तो 2 तो ये याद ही रहे हमेशा। पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट ढेबर से था, इसलिए वो बहुत पूछी जाती है। और ये लास्ट में भूरिया समिति, भूरिया समिति क्यों पूछी जाती है फिर से समझना। ये हमने, अब हमने क्या याद ही नहीं रहता, दीपक से ही पूछ सकता हूँ, पढ़ा हुआ होगा, सोनू, दीपक, ये लोग। इस कमेटी का मकसद ये था कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायतें बनती तो पंचायतों को फंड जाता है भाई, वो अपने लिए काम करें। अब बहुत सारे जनजातियां ऐसी थी जो पंचायत वाले सिस्टम से बाहर, भाई पंचायतें नहीं चलती थी, तो ये भूरिया समिति बनाई गई और ये बोला गया कि इनको भी, जो जनजातियां हैं, इनको भी जाके बताया जाए, सरकारें जाए और वहां पर पंचायतों का गठन किया जाए, चुनाव उनाव करवाए जाए, और पंचायतें अपने हिसाब से, उनके पास फिर फंड जाएगा, कानूनी संस्था बन जाएंगी, तो वो अपना विकास करें अपने आप, वो लोग। बढ़िया चीज थी, लेकिन अब कौन जनजातियों में जाए, ये सब करे जाके, ठीक है। तो भूरिया समिति इसलिए बनाई गई थी, इन्होंने बताया और इन्होंने अच्छी सलाह दी कि हर जनजाति वर्ग जो है, समूह है, गांव जो है, वहां पर पंचायतें का गठन कर दिया जाए।
इससे वो अपना विकास कर सकते हैं पंचायतों में। जब ये भूरिया समिति बनी तो इस समिति की सिफारिश से भारत में कानून बनाया गया। ये कानून इतनी बार पूछा गया होगा, उसको बोलते हैं पेसा एक्ट 1996। क्या बना? पेसा। ये कानून जनरली ऐसे कोई नहीं पढ़ता। इसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। नाम में ही लिखा है पंचायत, शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायतों का गठन। उसके लिए एक विशेष कानून बनाया, उसमें इनको पंचायतों के दर्जे दिए गए, जनजाति जो समूह थे वहां पर। पहले लिखेंगे भूरिया समिति की सिफारिश से, अंदर कुछ मत लिखो भूरिया समिति, आगे लिख दो भूरिया समिति की सिफारिश से 1996 में पीसा कानून बनाया गया। PESA फुल फॉर्म लिख देना, हिंदी में बता रहा हूं अभी। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, पेसा अधिनियम। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, हिंदी में बोलते हैं पंचायत, ब्रैकेट में लिखना अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। पंचायत लिखना, फिर लिखना अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। मतलब समझ में आ रहा होगा, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को लेकर जाना, पंचायतों का गठन करना। 1996 ये भूरिया कमेटी की सिफारिश से बनाया गया। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, पेसा कानून। चलो, ये हमारा SC/ST एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनसे जुड़े हुए विशेष नियम हैं, और ये कुछ कमिटीज हमने लिख दी। ठीक है, ये वाला काम पूरा हुआ।